Hello all and welcome back again to General Studies रिवीजन सीरीज़। इस सीरीज़ में हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस में बात कर रहे थे और लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशन डिस्कस किया था, इंक्लूडिंग सम करंट अफेयर्स। इसी डिस्कशन को आगे बढ़ेंगे और हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले इंडिया और नेपाल के बारे में। इंडिया और नेपाल के बारे में अगर हम लोग देखें तो अगेन रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं, पीसफुल हैं। बीच बीच में हालांकि कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं और इनफैक्ट यही हमारे करंट अफेयर्स में भी बना हुआ है। और क्या चीज़ें हैं फटाफट जरा शुरू करते हैं। सबसे पहले अगेन हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे बैकग्राउंड के बारे में, क्या रिलेशन रहे हैं, और उसके बाद से फिर हम लोग देख लेंगे इसकी करंट अफेयर्स और फिर अल्टीमेटली देख लेंगे क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं पास्ट ईयर के क्वेश्चंस में। नेपाल के बारे में अगर बात किया जाए तो नेपाल का जो बॉर्डर है वो इंडिया के लगभग 5 स्टेट्स के साथ में लगता है, दैट इज़ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, सिक्किम एंड बिहार। लोकेशन एक बार देख लीजिएगा, मैप भी एक जरूर ड्रॉ कर लीजिएगा। जब भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछने आए मैप भी एक जरूर ड्रॉ कर देना चाहिए। इंडिया के बारे में अगर बात किया जाए विद रिस्पेक्ट टू द इम्पोर्टेंस, तो यहाँ पर 2 डिफरेंट एंगल आता है। एक आ जाती है हमारी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और दूसरी आ जाती है कि आखिर में दोनों के बीच में कल्चरल और जो अदर परसेप्शन रिलेटेड दोनों के बीच में रिलेशन है। अगर मैं स्ट्रेटेजिक लोकेशन के बारे में बात किया जाए तो इंडिया और चाइना के बीच में नेपाल एक बफर स्टेट के फॉर्मेट में है। बफर स्टेट एक ऐसा स्टेट होता है, एक ऐसा बीच का रीजन होता है जो कि 2 कंट्री के बीच में फंसा हुआ अनडेवलप्ड इलाका होता है। नॉर्मली क्या होता है, ये दोनों कंट्री के इन्फ्लुएंस में रहता है। इन्फ्लुएंस कहना गलत होगा, बल्कि ये कहना चाहिए कि इन दोनों कंट्री के दबाव में रहता है, चाहे वो आपकी नेपाल का केस हो या फिर सिमिलरली मंगोलिया का केस हो जो कि चाइना और रशिया के बीच में दबा हुआ है। तो इस तरीके की कई सारी बफर स्टेट्स हैं पूरे वर्ल्ड में हैं। 2 बड़ी बड़ी कंट्री के बीच में जो छोटा एक अनडेवलप्ड इलाका बच जाता है उसे बोलते हैं बफर स्टेट। एंड सिमिलरली इसी तरीके से नेपाल भी है इंडिया के नेबरहुड में। तो इंडिया के नेबरहुड में अगर हम देखें तो नेपाल के साथ में हमारे पीसफुल ट्रैंक्विलिटी बेस्ड रिलेशन है और उस कारण से यहाँ पर काफ़ी माइग्रेशन भी होती है, इलीगल स्मगलिंग भी होती है और कुछ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ भी इसी बॉर्डर के थ्रू एंटर भी कर जाते हैं। इनफैक्ट कई सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज़ इसी रास्ते के थ्रू ही हुई है। तो इस वजह से हमारे लिए जो नेपाल की जो लोकेशन है वो काफ़ी स्ट्रेटेजिक बन जाती है। नेपाल राइट इन द मिडिल ऑफ हिमालयाज फ्रंट है और इनफैक्ट कई सारे टूरिस्टिक इलाके हैं जो नेपाल में है। इनफैक्ट हिमालय के जितने भी हाई पीक्स हैं, माउंट एवरेस्ट से लेकर के मानसालू, मकालू, जितने भी बड़े पीक्स हैं वो सब के सब नेपाल में ही हैं और नेपाल टूरिज़्म वाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एज वेल एज़ यहाँ पर कई सारे कल्चरल और रिलीजियस सेंटर्स भी हैं जहाँ पर नॉर्मली लोग टूरिज़्म पर्सपेक्टिव से जाते हैं। जिस तरीके से भूटान में एक बॉर्डर लैंड है और बुद्धिज़्म की इंपॉर्टेंट साइट है, सिमिलरली उसी तरीके से नेपाल की भी वही साइट है और दोनों एक तरीके से बफर स्टेट के फॉर्मेट में एक्ट करते हैं। नेपाल में सिंस इट इज़ अ हिमालयन स्टेट तो नदियाँ भी कई सारी निकलती हैं और नदियाँ निकलने के कारण यहाँ पर एक अच्छा पोटेंशियल है कि हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। हालांकि ये प्रोजेक्ट लगाना नेपाल खुद भी लगा सकती है, लेकिन फिर भी टेक्नोलॉजिकली और फाइनेंशियली बैकवर्ड होने की वजह से नॉर्मली ये लोग नहीं अरेंज कर पाते हैं और इसी वजह से इंडिया भी आगे आता है और चाइना भी आगे आता है। बट चाइना के अपने जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं दे आर वेरी वेरी हार्ड एंड दैट इज़ वाई इंडिया इज़ कमिंग फॉरवर्ड और इंडिया नेपाल को एक लाइन ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करके, हेल्प प्रोवाइड करके यहाँ पर डेवलपमेंट करता है। इसके अलावा एक और दोनों के बीच में सिमिलैरिटी आती है और वो सिमिलैरिटी आती है हिंदुइज़्म को लेकर के। रामायण की स्टोरी है एंड रामायण में जानकी मंदिर ये नेपाल से ही बिलोंग करता है। तो जानकीनाथ टेम्पल जो है वो बेसिकली इसी नेपाल से ही रिलेटेड है। इसके साथ ही साथ में जो बुद्धिस्ट रिलीजियस सेंटर है ये भी नेपाल की है और यहाँ पर भी क्या है कि इंडिया और नेपाल के बीच में एक बहुत ही अच्छा एक रिलेशन हमें देखने को मिलता है और ये रिलेशन कल्चरल रिलेशन है और इसीलिए बोला जाता है कि इंडिया और नेपाल इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है वो बेसिकली रोटी और बेटी का नाश्ता है। तो दिस इज़ रोटी और बेटी, तो ये रोटी और बेटी का नाता है दोनों के बीच में और इसी वजह से कहते हैं कि हम इसके साथ में जो रिलेशन है वो बेसिकली हमारे लंबे समय तक के लिए कह सकते हैं। कुछ बैकग्राउंड के बारे में अगर बात किया जाए तो देखिए, एक तो है नेपाल की हिस्ट्री। नेपाल की हिस्ट्री शुरुआती दिनों में किंगशिप थी, राजा का शासन चलता था, लेकिन बाद में राजा का शासन खत्म हो जाता है और अल्टीमेटली यहाँ पर आ जाती है डेमोक्रेसी। जब डेमोक्रेसी आती है तो शुरुआती दिनों में ये बहुत ही रिजिलियंट रहती है, बहुत ही अनस्टेबल रहती है। यहाँ पर भी 2 ग्रुप हैं, एक ग्रुप है जो कम्युनिस्ट ग्रुप है और बेसिकली यही कम्युनिस्ट ग्रुप ही शुरुआती दिनों में पावर कैप्चर कर लिया था
और दूसरा एक और ग्रुप है जो कि डेमोक्रेटिक ग्रुप है। डेमोक्रेटिक ग्रुप कहने का मतलब ये राइट विंग की सरकार है और कम्युनिस्ट जो है वो लेफ्ट विंग की सरकार है। कम्युनिज्म नो डाउट इट विल बी फेवर्ड, इट विल बी बायस्ड फॉर चाइना, और जो डेमोक्रेट है ये इंडिया फेवर्ड होंगे ही होंगे। खैर अल्टीमेटली दोनों ही कंट्री मतलब अब चाहे कोई भी तरीके की पॉलिसी हो, इंडिया से कोई भी कट आउट नहीं कर सकता है दिस वन नेपाल, क्योंकि रिलेशन ऑलरेडी इतने अच्छे हो रखे हैं और इतने सारे ट्रेड और इतने सारे रिलेशन है कि वे कट आउट नहीं किया जा सकता है, चाहे चाइना कितना भी कोशिश कर ले। तो अगर नेपाल के बारे में देखा तो एक तो ये नेबरिंग स्टेट है और दूसरा ज्योग्राफिकली, हिस्टोरिकली, कल्चरली और इकोनॉमिकली ये जो रिलेशन है इनके काफ़ी ज़्यादा पहले से ही बने हुए हैं। इंडिया और नेपाल के बीच में हिंदुज़म और बुद्धिज़्म ये दोनों एक सिमिलर टाइज़ हैं और इसी वजह से अगेन कल्चरल रिलेशन अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे पूरी हिस्ट्री में या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस में ही डिप्लोमेसी और कल्चरल रिलेशन में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के आती है वो होती है कल्चरल रिलेशन। डिप्लोमेसी सेकेंडरी होती है, कल्चरल रिलेशन हमेशा, मतलब आप ट्रैक वन डेमोक्रेसी को तभी, मतलब ट्रैक वन डेमोक्रेसी कैन कम ऑन ट्रैक ओनली इफ़ ट्रैक 3 डेमोक्रेसी इज़ ऑन ट्रैक। ट्रैक 3 डेमोक्रेसी जब ट्रैक पे रहती है तो ही ये 1 वाली भी काम करती है। ट्रैक 3 का मतलब क्या होता है? P2P कॉन्टैक्ट, यानी पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, यानी कि कल्चरल रिलेशन। और जो ट्रैक 1 होती है ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होती है। सो दिस इज़ द मेन थिंग, और इसी वजह से कहा जाता है कल्चरल रिलेशन अपने आप में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज़ कम्पेयर टू डिप्लोमेटिक रिलेशन। 2 कंट्रीज आर नॉट ओनली शेयर ओपन बॉर्डर, बल्कि यहाँ पर लोगों का फ्री मूवमेंट होता है। इनफैक्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पर मैरिजेस होती है, इसके अलावा गवर्नमेंट नौकरी भी नेपाल को दिया जाता है। हमारे यहाँ पर एक गोरखा बटालियन है बेसिकली, और ये जो गोरखा बटालियन है दे आर प्राइमरली नेपाली पीपल, तो नेपाली लोग हैं। इनफैक्ट नेपाल के कई सारे ऐसे लोग हैं जो इंडियन आर्मी को भी सर्व कर रहे हैं और इनफैक्ट पास्ट में भी इंडियन आर्मी की ग्लोरी को काफ़ी आगे बढ़ाए हुए हैं। इनफैक्ट गोरखास के लिए काफ़ी रिस्पेक्ट है, इनफैक्ट इंडियंस में भी और इंडियन फोर्सेज में भी। तो इसी वजह से कहा जाता है दिस इज़ रोटी एंड बेटी का नाता, रोटी एंड बेटी का रिश्ता यहाँ पर इंडिया और नेपाल के बीच में चलता है। इंडिया और नेपाल के बीच की जो रिलेशन है वो शुरुआत होती है 1950 जब इंडिया आज़ाद होता है, और उसी समय एक ट्रीटी साइन हो जाती है, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, और इसके थ्रू पोरस बॉर्डर कर दिए जाते हैं, फ्री बॉर्डर कर दिए जाते हैं, किसी भी तरीके का वीज़ा नहीं लगेगा, ओपन एंट्री रहेगी। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक और यहाँ पर ऑप्शन दिया कि यहाँ इंडिया में नेपाल के पीपल आकर के एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ सकते हैं। इवन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑप्शंस दिया कि आप गवर्नमेंट में भी सर्व कर सकते हैं, आर्मी में भी सर्व कर सकते हैं। इवन सिविल सर्विसेज की जो एग्जामिनेशन होती है वहाँ पर भी भूटानी पीपल एंड नेपाली पीपल कैन साइन दिस, यहाँ पर ये लोग भी जो है फॉर्म को भर सकते हैं। अगर कुछ बैकग्राउंड में ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप के बारे में बात किया जाए तो दिस ट्रीटी टॉक्स अबाउट रेसिप्रोकल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन एंड नेपाली सिटीजन इन द 2 कंट्रीज विद रिस्पेक्ट टू रेजिडेंस, प्रॉपर्टी, बिजनेस एंड मूवमेंट। किस तरीके से मूवमेंट करेंगे और अपनी बेसिक नेसेसिटी को पूरा करेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। इट ऑल्सो इस्टेब्लिश नेशनल ट्रीटमेंट फॉर बोथ इंडियन एंड नेपाली बिजनेस, दोनों चीज़ों के बारे में कैसे प्रमोशन किया जा सकता है, कैसे हेल्प दी जाएगी, ये भी सब प्रोवाइड किया गया है। एक्सेस टू वेपनरी भी इंडिया प्रोवाइड करेगा, ऐसा पीस एंड फ्रेंडशिप ट्रीटी में लिखा हुआ है। अगर हम लोग देखें कौन कौन से एरिया ऑफ कोऑपरेशन है, तो देखिए इंडिया और नेपाल के बीच में ट्रेड एंड इकॉनमी काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड है। कई सारी चीज़ों का ट्रेड किया जाता है, इसमें एग्रीकल्चर से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग, इसके अलावा कई सारे और भी प्रोडक्ट जो है यहाँ पर ट्रेड किए जाते हैं। ट्रेड को और बेटर बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है पेट्रोलियम प्रोडक्ट का भी ट्रेड होता है, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ट्रेड होने में अगर कोई भी बॉर्डर पे इंस्टेबिलिटी आती है तो इसका कट आउट हो जाता है। इससे जो नेपाल की इकॉनमी है वो काफ़ी चरमरा जाती है, और इसी वजह से दोनों कंट्री ने ये डिसाइड किया कि अब हम लोग पाइपलाइन बिछाएंगे, और ये जो पाइपलाइन बिछाई गई है वो अमलेखगंज से बिछाई गई है। तो यहाँ पर बेसिकली बॉर्डर इलाका है और यहाँ पर बेसिकली दोनों के बीच में पाइपलाइन बिछाई गई है ताकि अनइंटरप्टेड सप्लाई की जा सके पेट्रोलियम प्रोडक्ट की। दूसरी कनेक्टिविटी है, दोनों कंट्री अल्टीमेटली एक दूसरे के कनेक्टिविटी को लेकर के काफ़ी इंथुजियास्टिक रहती हैं, दोनों एक दूसरे को कनेक्ट करने के लिए काफ़ी अच्छा बनाया जाता है। इनफैक्ट रिसेंट में बात ये भी हो रही है कि रेल लिंक भी प्रोवाइड किया जाएगा, रेल लिंक, एंड दिस विल बी रामायणा सर्किट, दिस विल बी रामायणा सर्किट। इसके अलावा डेवलपमेंटल असिस्टेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कई सारे लाइन ऑफ क्रेडिट भी प्रोवाइड कर रखी है, और इस लाइन ऑफ क्रेडिट के थ्रू अल्टीमेटली नेपाल में कई सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स वगैरह भी चल रहे हैं। इनफैक्ट अगर सोनौली बॉर्डर को देखा जाए तो सोनौली बॉर्डर ये पड़ता है इंडिया में, और जस्ट अगर आप
नेपाल साइड में जाएंगे तो वहाँ पर पड़ती है बुटवल का इलाका, और बेसिकली इन दोनों के बीच में 6 लेन रोड पास किया गया है और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इसे फंड कर रही है, बनवा रही है। इसके अलावा डिफेंस कोऑपरेशन भी होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेपाली पीपल को, नेपाली फोर्सेस को बेसिकली ट्रेन भी करती है। इसके अलावा दोनों के बीच में कोऑपरेशन देखने को मिलता है। डिफेंस एक्सरसाइजेज वगैरह होते हैं जिसके थ्रू दोनों के बीच में एक अच्छा कोऑपरेशन और एक कलेक्टिव फॉर्मेट ऑफ फोर्स देखने को मिलती है। कल्चरल रिलेशन हम लोगों ने डिस्कस ही कर लिया। हिंदुइज्म एज वेल एज बुद्धिज्म के लिए दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भी इंडिया कई बार प्रोवाइड करता है। सिंस नेपाल क्या है, एक हिमालयन स्टेट है, और हिमालयन स्टेट होने के एक मतलब कि यहाँ पर कई सारे डिज़ास्टर्स आते रहते हैं, और इस डिज़ास्टर में जैसे रिसेंट में एक अर्थक्वेक आया था जिसमें नेपाल के जितने भी कल्चरल साइट्स थे वो बेसिकली गिर गए थे, डिमोलिश हो गए थे, और अल्टीमेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन्हें फंड प्रोवाइड्स किए और फंड्स के थ्रू इन्होंने वापस से सारी चीज़ों को रीइस्टैब्लिश किया है। और रीइस्टैब्लिश होने के बाद में अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि देयर आर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस ऑल्सो। और ये जो डिज़ास्टर है वो कंटिन्यूसली मतलब कि हर साल ही आते रहते हैं। तो इंडिया और नेपाल इन दोनों चीज़ों को मतलब कि अल्टीमेटली दोनों मिल करके इस पर काम करता है। इसके अलावा इंडिया में मतलब कि नेपाल में कई सारी इंडियन कम्युनिटीज़ भी हैं जो कि बेसिकली यहाँ पर ट्रेड के लिए है, और यहाँ पर ये लोग ट्रेड करते हैं। और इसके लिए ये कहा जा सकता है कि दोनों के बीच के जो रिलेशन है वो अपने आप में इतने फ्री हैं, इतने अच्छे हैं कि दोनों कंट्री के जो पीपल हैं बेसिकली द डायस्पोरा ऑफ डिफरेंट नेशंस एक दूसरे के टेरिटरी में मूव करके अल्टीमेटली अपना जो भी ट्रेड करना होता है वो कर सकते हैं। इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आगे देखें अगर चैलेंजेस के बारे में, तो देखिए सबसे बड़ा जो चैलेंज निकल करके आता है वो यही निकल करके आता है कि दोनों के बीच में जो रिलेशन है, मतलब दोनों का जो बॉर्डर है वो पोरस है, और पोरस होने के कारण से सबसे बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट ये बन जाता है, क्योंकि यहाँ से कई सारी चीज़ें होती है, जैसे ड्रग्स की इलीगल सप्लाई हो जाती है। सिमिलरली इसी तरीके से यहाँ पर गोल्ड की इलीगल सप्लाई होती है। बेसिकली जितने भी स्मगलिंग के आइटम्स होते हैं वो यहीं से थ्रू जाते हैं। इसके अलावा कई बार ऐसा पाया गया है कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ भी मतलब बॉर्डर पे तो नहीं होती हैं, लेकिन टेररिज्म को ज़रूर यहाँ से एक पैसेज मिल जाती है। पोरस बॉर्डर होने के कारण से यहाँ से एक पैसेज मिल जाती है, कोई ज़्यादा चेकिंग नहीं होती है। तो इंडिया नेपाल बॉर्डर इज़ वर्चुअली ओपन एंड लाइट पुलिस्ड, और इसी वजह से यहाँ पर टेररिस्ट आउटफिट एंड इंसर्जेंट ग्रुप भी बहुत ईजिली मूव कर जाते हैं। हालांकि ये प्लेन इलाके में तो ईजिली लोकेट हो जाते हैं, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है जैसे असम वगैरह का इलाका हो गया, यहाँ पर ईजिली ये लोग इन्फिल्ट्रेट कर जाते हैं और फिर अल्टीमेटली कई सारे प्रॉब्लम को यहाँ पर जन्म देते हैं। ओवर टाइम ट्रस्ट डेफिसिट भी दोनों कंट्री के बीच में आ गया है। कई बार क्या होता है कि नेपाल को प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं मिल पाती और नेपाल इसके लिए खफा हो जाता है, और अल्टीमेटली क्या है कि कई सारे प्रोजेक्ट्स को डिले कर दिया जाता है। अब इस प्रोजेक्ट को डिले करने से हालांकि नेपाल का भी लॉस है, लेकिन फिर भी इंडिया का भी एक लॉस हो जाता है, और इसी चीज़ के थ्रू बेचारा ये हमारा जो दोस्त है वो थोड़े टाइम के लिए हमसे खफा हो जाता है। नेपाल ओवर द ईयर्स हैज़ विटनेस्ड क्रॉनिक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। अब ये जो क्रॉनिक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी है वो कई सारे रीज़न की वजह से है। एक तो रीज़न यही हो गया, यहाँ पर इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है। दूसरा रीज़न ये हो गया, यहाँ पर जो मधेशी पीपल हैं उनके साथ में इनके पॉलिटिकल राइट्स को दबाया जा रहा है, और इसके लिए भी मधेशी एक अलग से अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपने डिमांड की फुलफिलमेंट के लिए डिमांड कर रहे हैं, गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं। जब से राजा का शासन हटा है, किंग का रूल हटा है, तब से यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ पाई है। मोर देन 15 टाइम्स यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए जा चुके हैं, बार बार चीज़ें की जा रही हैं। अल्टीमेटली हम यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले फ्यूचर में हमें एक स्टेबल गवर्नमेंट देखने को मिले। स्टेबल गवर्नमेंट जब रहती है तो दोनों के बीच में फॉरेन पॉलिसी भी एक क्लियर कट फॉरेन पॉलिसी निकल के आती है, और फिर अल्टीमेटली उस पर हमें क्लियर एक बड़ा एक्शन भी ले सकते हैं। देयर इज़ एंटी इंडियन फीलिंग अमंग सम एथनिक ग्रुप। नॉर्मली क्या है, यहाँ पर दो तरीके के लोग हैं। एक हैं जो पहाड़ी पीपल हैं। पहाड़ी पीपल का मतलब दोज हु आर लिविंग इन हिमालयन स्टेट्स, हिमालयन एरिया में, जैसे काठमांडू वगैरह के जो लोग हैं, तो प्राइमरली ये लोग क्या है कि चाइना फेवर्ड हैं। और वहीं दूसरी ओर जो मधेशी पीपल हैं, ये एक्चुअल में क्या है, इंडियन पीपल हैं, इंडियन ओरिजिन के ही पीपल हैं, बट ये लोग क्या है नेपाल में चले गए थे। अब यहाँ पर ये लोग जो है वो इंडियन फेवर्ड है, और इस वजह से क्या है कि दोनों के बीच में थोड़ी सी एंटी इंडियन फीलिंग भी आ जाती है, जो हमारे पहाड़ी लोग हैं बेसिकली, हमारे इन द सेंस कि नेपाल के। दिस इमेनेट फ्रॉम द परसेप्शन दैट इंडिया इंडल्ज टू मच इन नेपाल। कई बार नेपाल का ये भी क्लेम आ जाता है कि इंडिया एक बिग ब्रदर रोल अपना रहा है। दिस इज़ बिग ब्रदर रोल। कई बार क्या होता है कि नेपाल अपने आप को
एक फोर्स्ड फॉर्मेट में एक्शन लेना पड़ता है, और ये जो फोर्स्ड फॉर्मेट है वो इंडिया के फोर्स के, इंडिया के प्रेशर के कारण से ही आता है। तो कई बार नेपाल ने ऐसा क्लेम किया है कि इंडिया एक बिग ब्रदर रोल अपना रहा है, और इस बिग ब्रदर रोल में जैसे कि एक अभी रिसेंट में एक मोटर व्हीकल एक्ट पास की गई है, और इस मोटर व्हीकल एक्ट में बेसिकली इंडिया, भूटान एंड नेपाल, तो इन कंट्रीज़ को आपस में लेकर के इंडिया, भूटान, बेसिकली नेपाल, इनको लेकर के, बांग्लादेश को लेकर के एक मोटर व्हीकल एक्ट पास किया गया है, जो कि जो है अगेन नेपाल ने इस पर वीटो की, नेपाल वीटो का मतलब कि नेपाल ने इसे बाइकआउट किया था शुरुआती दिनों में। आगे अगर बात करें, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन नेपाल एंड चाइना एंड इज ग्रोइंग इन्फ्लुएंस इन नेपाल हैज़ रिजल्टेड इन डिक्लाइनिंग ट्रेडिशनल लेवरेज ऑफ इंडिया इन नेपाल। ये कुछ इसके बेसिक डिटेल्स हैं। बेसिक डिटेल्स के सहारे हम लोग क्या है कि अपना जो इंट्रोडक्शन है वो सब लिख सकते हैं, इसी वजह से बेसिक डिटेल्स डिस्कस की जाती है। रिसेंट में कई सारे प्रॉब्लम्स हुई हैं, और ये प्रॉब्लम बेसिकली पॉलिटिकल क्राइसिस को लेकर के ही हुई हैं। तो पॉलिटिकल क्राइसिस इन नेपाल हैज़ अट्रैक्टेड रिन्यूड अटेंशन टुवर्ड्स रीअसेसिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी इन नेपाल। अब यहाँ पर जो ये इनएक्सेसिबिलिटी है ये मधेशी पीपल को लेकर के है, लेकिन हम मतलब इंडिया मधेशी पीपल के इस मैटर में इंडल्ज इसलिए नहीं हो सकता है कि ये पंचशील की पॉलिसी हमारी रोकती है। पंचशील की पॉलिसी बोलती है कि सॉवरेनिटी हमें रिस्पेक्ट भी करनी है, और दूसरे लोग भी इंडिया की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करें। कहने का मतलब ये है कि हम लोग दूसरे के मामले में, इंटरनल मामले में इंटरफियर नहीं करेंगे, और दूसरी कंट्री हमारे इंटरनल मामले में इंटरफियर ना करे। और इस वजह से भी जो है मधेशी पीपल के लिए हम लोग डायरेक्टली कभी इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बट यस ऐसा देखा गया है कि इनडायरेक्टली जरूर इंडिया इन्वॉल्व होता है मधेशी पीपल के प्रोटेक्शन के लिए। इसके अलावा भी रिसेंट में नेपाल ने अपना एक पॉलिटिकल मैप भी रिलीज़ किया था, और जिसमें उत्तराखंड का जो पिथौरागढ़ का इलाका है, जहाँ पर काला पानी नदी बेसिकली बहती है, या फिर महाकाली रिवर भी बोला जाता है इसे, ये जो है लिम्पी अधूरा, लिपुलेख पास, इस इलाके को नेपाल की टेरिटरी बता करके अल्टीमेटली क्लेम किया गया था। यहाँ पर ये जो एरिया है वो सुस्ता रिवर का है, एंड दिस कैन ऑल्सो बी नोटेड इन द न्यू मैप। तो ये बेसिकली यहाँ पर जो डिमांड हो रही है इनकी इलाके की, वो इंडिया ऑब्वियसली नहीं दे सकता है, एंड इवन दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि इंडिया ने इस इलाके को डेवलप किया है, यहाँ पर रोड बिछाई है, और रोड बिछाने के बाद में हैविली इन्वेस्ट करने के बाद में अब नेपाल अगर क्लेम करेगा तो इट इज़ इवन नॉट पॉसिबल फॉर इंडिया टू अगेन सॉल्व दिस बॉर्डर डिस्प्यूट। ये पॉसिबल ही नहीं है डिस्प्यूट को सॉल्व कर पाना, क्योंकि नेपाल जब सारी चीज़ें ख़त्म हो जाए और उसके बाद से अगर वो जागे और ये कहे कि हमारा रास्ता था, तो ये फिर पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि आपको क्लेम शुरुआत में ही करनी चाहिए थी। इवन हिस्ट्री में जो चीज़ यूज़ की गई है वो है काला पानी का रिवर, और ये रिवर रेजिम जो यूज़ किया गया है वो बेसिकली अपने बॉर्डर को, मतलब कि अपना जो टेरिटरी, अपना जो एक रास्ता है उस रास्ते को बदलती रहती है, और बदलने के कारण से बॉर्डर डिस्प्यूट भी जन्म ले लेते हैं। खैर ये बहुत बड़ा मैटर नहीं है, इट वॉज ईजी मैटर, छोटा ही मैटर था, लेकिन खैर अल्टीमेटली हमारे एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट ज़रूर हो जाता है। आगे अगर बात किया जाए हम लोग कि वाई स्टेबिलिटी इन नेपाल इज़ इन इंडियाज़ इंटरेस्ट, क्यों ज़रूरी है, तो ज़रूरी बहुत ज़्यादा है। पहली चीज़ क्या है, दोनों कंट्री के बीच में कोई भी ऐसी फॉरेन पॉलिसी अभी कॉन्क्रीट रूप में नहीं निकल करके आई है जिसके बेसिस पर हम लोग आपस में एक मतलब कि शेयरिंग कर सके रिसोर्सेज की या फिर किसी और चीज़ की। दूसरी चीज़, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट भी इससे और ज़्यादा एनहेंस होगा। मान लेते हैं कि दोनों कंट्री के बीच में किसी कारण से मिसट्रस्ट आ जाती है, ट्रस्ट डेफिसिट आ जाती है, तो फिर सबसे प्रभाव जो पड़ता है वो बॉर्डर के इलाके में रहने वाले लोगों के ऊपर में होता है, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर रोटी और बेटी का नाता है, और अगर किसी भी तरीके से दोनों कंट्री के बीच में मिसट्रस्ट होती है तो सबसे पहला प्रभाव जाता है P2P यानी कि पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट पर। तो इस वजह से भी स्टेबिलिटी के लिए अगेन इंपॉर्टेंट है, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो है वो बढ़ा रहेगा। इसके अलावा जो मधेशी पीपल हैं इनका भी एम्पावरमेंट हो जाएगा। यहाँ पर जो लोग भी ये डिमांड कर रहे हैं, बेसिकली दे आर इंडियन ओरिजिन पीपल, और अगर वो नेपाल में जा कर के वहाँ पर रह रहे हैं तो उनको भी प्रॉपर उनको उनका राइट देना ज़रूरी है। इसके अलावा इंडिया के लिए इंटरनल सिक्योरिटी भी एक इम्पॉर्टेंट इशू रहेगा। अगर नेपाल इंडिया फेवर्ड रहेगी तो हमारे लिए भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। कोई भी इंसर्जेंसी या कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ नेपाल के थ्रू तो नहीं आ पाएगी, क्योंकि अभी रिसेंट में तालिबान की राइजिंग हो रही है, अल-कायदा है, लश्कर तोयबा है, और भी कई सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि बेसिकली इंडिया में एंटर करने के लिए रास्ता ढूंढ रहे हैं। जम्मू कश्मीर, पंजाब और जो राजस्थान का इलाका है, यहाँ पर अच्छा खासा गार्डिंग है, और यहाँ से अब इन्फिल्ट्रेट कर पाना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, या अगर इन्फिल्ट्रेशन होती भी है तो ये अंदर ज़्यादा नहीं आ पाते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको यहीं पर डिस्ट्रॉय कर देती है।
लेकिन नेपाल का इलाका पोरस बन जाता है, जिसके कारण से ये लोग अंदर की ओर में ज़रूर आ जाते हैं। इसके अलावा इंडिया एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि नेपाल के पास में एक तो टूरिज़्म है, प्लस साथ ही साथ में यहाँ पर एनर्जी के अच्छे खासे सोर्सेज हैं। और एनर्जी के अच्छे खासे सोर्सेज होने के कारण से ही हम लोग यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि अगर इंडिया नेपाल में इन्वेस्टमेंट करता है, चाहे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के थ्रू ही कर रहा हो, एनर्जी के लिए कर रहा हो या फिर टूरिज़्म के लिए कर रहा हो, ये अच्छा खासा इंडिया को भी रिटर्न देगा और इस वजह से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और यहाँ पर पॉइंट ये है, वो है फ्लड का। चूँकि क्या है कि नेपाल की बॉर्डर इंडिया से डायरेक्टली टच होती है और नेपाल एक हिमालयन स्टेट है। अगर नेपाल में पानी किसी भी तरीके से बढ़ता है तो नेपाल पानी छोड़ेगा तो इंडिया फ्लडिंग हो जाती है। और फ्लडिंग होने के कारण से बिहार बेसिकली फ्लडिंग इसी तरीके से हो जाती है, नेपाल पानी छोड़ देता है और अल्टीमेटली पानी बिहार में आकर के बिहार में फ्लड आ जाती है। तो इस मुद्दे को भी सॉल्व किया जा सकता है अगर दोनों के बीच में एक स्टेबिलिटी रहेगी, एक अच्छा रिलेशन रहेगा तो ये कुछ इंपॉर्टेंस है, कुछ स्टेबिलिटी प्रिंसिपल्स हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाट आर द मेन इरिटेंट्स बिटवीन इंडिया एंड नेपाल बायलैटरल रिलेशंस। तो ये जो इरिटेंट्स हैं वो हम लोगों ने देख लिया। एक तो यहाँ पर इंडिया की एक बिग ब्रदर रोल भी आ जाता है, प्लस साथ ही साथ में यहाँ पर हम लोगों ने जो एरिया ऑफ कोऑपरेशन देखा है, यही एरिया ऑफ कंसर्न्स भी हैं ट्रेड एंड इकोनॉमी को लेकर के, जहाँ पर इंडिया बेसिकली ट्रेड कर रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है बॉर्डर पे जो नेपाली पीपल हैं वो ब्लॉक कर देते हैं और नेपाल को फिर एक पॉइंट मिल जाता है और इंडिया पर क्लेम कर देता है कि आप हमारा जो बेसिकली सप्लाई है वो आप रोक रहे हैं। तो ये भी एक पॉइंट ऑफ कंसर्न बन जाती है। सिमिलरली कनेक्टिविटी, डेवलपमेंटल असिस्टेंस, डिफेंस, ये सारी की सारी बातें अपने आप में क्या है, एक यहाँ पर रिस्ट्रेंट फॉर्मेट में ही है, यानी कि ये रिटेंट के तरीके से ही काम करती हैं। अगर फटाफट एक क्विक आंसर लिखा जाए कि क्या इसका आंसर हो सकता है, सिंपली आपको इंट्रोडक्शन लिखनी है। इंट्रोडक्शन में यही लिखना है, रोटी और बेटी का नाता, रोटी और बेटी का नाता। यहाँ से आप शुरू करेंगे, बेसिकली एक्सप्लेन करेंगे इस चीज़ को, रोटी और बेटी का नाता है क्या, मतलब कि इंडिया और नेपाल के बीच में जो रिलेशन है इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम सोशल, कल्चरल, अलॉन्ग विद पॉलिटिकल रिलेशन ऑल्सो। हिस्टोरिकल रिलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है और इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि इंडिया और नेपाल के बीच में जो रिलेशन है वो एंशिएंट टाइम से चले आ रहे हैं और नियर फ्यूचर आगे आने वाले टाइम में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। अब इसके बाद एक मैप बना करके अल्टीमेटली आप ये दिखा सकते हैं कि इसका बॉर्डर कैसे टच कर रहा है या कौन कौन से स्टेट्स के साथ में टच कर रहा है। अब अल्टीमेटली आप आ जाएंगे और चैलेंजेस को लिख देंगे। चैलेंजेस का मतलब कि यहाँ पर इरिटेंट्स के बारे में लिख देंगे कि कौन कौन से इरिटेंट्स हैं और फिर पॉइंट फॉर्मेट में सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर देंगे जो ऊपर अभी डिस्कस किया गया है। लास्ट में अल्टीमेटली जब कंक्लूड करेंगे तो कंक्लूड करने में आप सिंपल लिख देंगे नेपाल इज़ आवर neighboring state. It is having a strategic as well as cultural importance and that is why it is the duty of India, it is the responsibility of India also to fulfill the needs and fulfill the demands of Nepal. और इंडिया एक बिग ब्रदर की तरह से रोल तो अपना है बट नॉट इन द curtailment of the rights of Nepal but in the support of Nepal. So that should be the conclusion, that should be the thing for this question. बाकी इसके अलावा जो भी क्वेश्चन आएंगे वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड से ही होंगे नेपाल को लेकर के। प्रोबेबिलिटी आपकी यही है स्टेट पीसीएस में आने की कि अभी रिसेंट में जो ये लिम्पिया दूर वाला केस हुआ है इसी पर क्वेश्चन बनने की संभावना है। लेकिन खैर अगर क्वेश्चन आएगा तो इट वुड नॉट बी लाइक लिमिटेड टू दिस सेक्शन, हमेशा वो एक ब्रॉड एंडेड क्वेश्चन होगा। वहाँ पर आप ज़रूर इस मामले को लिख सकते हैं जो आपका पिथौरागढ़ का पूरा मामला है, तो इस मामले को ज़रूर लिखिएगा। लेकिन बाकी जो ये बाकी के चैलेंजेस हैं उनको भी हमें लिखना है। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे इंडिया और बांग्लादेश और भी बाकी सारी चीज़ों के बारे में। कोई डाउट रहेगा तो आप लोग डाउट को ईमेल या फिर टेलीग्राम के थ्रू पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच।